अर्जुन, अपना हाथ थोड़ा और नीचे लाओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैडम, क्या मैं आपकी कमर के और नीचे ले जाऊं? जरूर। उस दिन मुझे मसाज लेते वक्त काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। रात का समय था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से हल्की हल्की बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थी। कमरे में एक मध्यम रोशनी जल रही थी। निधि मल्होत्रा, 35 साल की, घने लंबे बाल, कसी हुई कमर और नशीली आंखें। उसका पति करण हमेशा के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा चुका था। निधि अब तन्हा थी। उसका दिल बेचैन था। शरीर में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने बेड पर लेटे लेटे अपना गाउन और ढीला कर लिया, आंखें बंद कर ली। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ अर्जुन शर्मा, 28 साल का, कसी हुई बॉडी, चौड़ी छाती, भूरी आंखें और गहरी आवाज। वो निधि का मसाज थेरेपिस्ट था। मैडम, आज का मसाज सेशन शुरू करें? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ अर्जुन, आज मुझे बहुत थकान है। निधि ने अपनी गर्दन घुमाई। अर्जुन ने कमरे की लाइट हल्की कर दी। उसने अपने हाथों में तेल लिया। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थी। मैडम, आप लेट जाइए, अर्जुन ने कहा। निधि ने अपनी रेशमी गाउन को कंधों से नीचे खिसका दिया। उसकी पीठ अर्जुन के सामने थी। अर्जुन की नजरें उसकी नंगी पीठ पर अटक गईं। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को उसके कंधों पर रखा। अर्जुन ने धीरे धीरे तेल को निधि की गर्दन पर मलना शुरू किया। उसकी उंगलियां निधि की कोमल त्वचा पर घूमने लगीं। आराम से, निधि ने आंखें बंद करते हुए कहा। अर्जुन के हाथ अब उसकी गर्दन से नीचे उसकी पीठ पर उतरने लगे। उसकी उंगलियां हर नस पर नाच रही थीं। निधि के होठों से हल्की सिसकी निकली। आपकी त्वचा बहुत मुलायम है, मैडम, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, निधि ने हौले से कहा। अर्जुन के हाथ अब उसकी कमर के पास पहुंच गए। उसने निधि की कमर को कसकर पकड़ लिया। निधि की सांसें तेज होने लगी। अर्जुन और नीचे। अर्जुन के हाथ अब निधि के नितंबों पर थे। उसने उन्हें धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसकी उंगलियां हर नस को जगाने लगी। निधि की आंखें अब भी बंद थीं। उसकी उंगलियां बेडशीट को कसकर थामे हुए थी। अर्जुन ने निधि को अपनी ओर खींचा। निधि ने आंखें खोली। उनकी आंखें एक दूसरे में समा गईं। अर्जुन, क्या तुम मुझे और महसूस करना चाहते हो? निधि ने धीरे से कहा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा निधि के चेहरे के करीब लाया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। अर्जुन ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। निधि ने अपनी उंगलियां अर्जुन के बालों में फंसा दी। अर्जुन ने निधि को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उनके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन और निधि दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? निधि ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। निधि ने भी गाउन कसकर बांध लिया। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी मीरा, घर की पुरानी नौकरानी। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थी। मैडम, करण साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिनों में घर आ रहे हैं। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, मीरा ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। और अर्जुन जी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्जुन ने निधि की ओर देखा। निधि ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। अर्जुन ने मीरा के कमरे में प्रवेश किया। कहो, क्या कहना है? अर्जुन ने तीखे स्वर में पूछा। मीरा ने अर्जुन के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी शरारत थी। अर्जुन बाबू, आपने जो किया है वो करण साहब को पता चल गया तो क्या होगा? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या चाहिए तुम्हें? मीरा ने अपनी उंगलियां अर्जुन की छाती पर फिराते हुए कहा। मैं तुम्हारे राज को दबा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भी वो देना होगा जो तुम निधि मैडम को दे रहे हो।
अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। मीरा उसके और करीब आ गई। अर्जुन ने मीरा को धक्का देकर दूर किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मीरा ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो देख लेना, कल सुबह तक करण साहब को सब कुछ पता चल जाएगा। अर्जुन ने घबराते हुए निधि के कमरे की ओर देखा। निधि बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, अब क्या करेंगे? अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? मीरा को रोकने के लिए मुझे उसे वो सब देना होगा जो वो चाहती है। अर्जुन ने मीरा के कमरे में कदम रखा। मीरा बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को गिरा दिया तो आ ही गए अर्जुन बाबू। अर्जुन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मीरा ने उसे अपनी ओर खींचा। उनके शरीर एक दूसरे में समा गए। अर्जुन के होंठ मीरा के हर हिस्से को चूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, निधि। रात का समय, करण अचानक घर आ जाता है। मीरा करण के पास जाती है। करण साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। करण की आंखों में गुस्सा था। क्या बात है? आपके घर में कोई आपका विश्वास तोड़ रहा है। करण के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या मतलब? मीरा ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी और अर्जुन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। करण का चेहरा तमतमा गया। उसने अर्जुन को आवाज लगाई। अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। तो ये सब सच है? करण ने चीखते हुए कहा। करण की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अर्जुन के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को छुआ? अर्जुन ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, करण साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरा ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये दोनों बेडरूम में साथ थे। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखें झुकी हुई थीं। करण, ये झूठ है। मीरा झूठ बोल रही है। अर्जुन ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। निधि ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अर्जुन, तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। करण ने अर्जुन को धक्का देते हुए कहा। अर्जुन ने निधि की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। अर्जुन के जाने के बाद करण अपने कमरे में चला गया। मीरा ने धीरे से निधि के पास जाकर कहा, मैडम, अब आपकी रातें और भी तन्हा होंगी। निधि ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तूने ये सब क्यों किया? अर्जुन ने तुझे क्या बिगाड़ा था? मीरा हंसते हुए बोली, बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी वो उसने मुझे दिया नहीं, और जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। निधि के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 दिन बाद अर्जुन ने निधि को कॉल किया। मैडम, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बात करनी है। नहीं अर्जुन, अब करण घर पर है, अगर उसने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निधि, तुम मुझसे प्यार करती हो? अर्जुन ने सीधी बात पूछी। निधि की सांसें थम गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगी। हाँ, करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। करण को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें मीरा का सच भी जानना होगा। वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, और करण के साथ भी उसका कोई गहरा रिश्ता है। क्या मतलब? निधि ने चौंकते हुए पूछा। मैंने दोनों को कई बार फोन पर बात करते हुए सुना है। मीरा करण के पुराने घर में भी जाती रही है। मुझे शक है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। निधि के होश उड़ गए। रात को निधि ने करण के फोन की जांच की। उसने देखा कि मीरा के नाम से कई कॉल्स और मैसेज थे। मुझे तुमसे मिलना है, कल रात तुम्हारे पुराने घर में। मीरा, निधि का खून खौल उठा। उसने अर्जुन को तुरंत कॉल किया। अर्जुन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया। करण और मीरा के बीच कुछ न कुछ जरूर है, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मिलकर सच का पर्दाफाश करेंगे, अर्जुन ने कहा। अगली रात अर्जुन और निधि ने करण का पीछा किया। करण अपने पुराने घर में गया। निधि और अर्जुन छिपकर खिड़की से देख रहे थे। अंदर करण और मीरा एक दूसरे के बेहद करीब थे।
करण ने मीरा के बालों में हाथ फेरा और कहा, अब जब अर्जुन जा चुका है तो हमारी रातें और भी हसीन हो जाएंगी। मीरा ने करण की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये पागलपन बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखों में वो जलन और भी अच्छी लगती है। करण ने मीरा को बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में समा गए। निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने निधि का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब समझी, करण ने तुम्हें धोखा दिया और मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। निधि अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अर्जुन के सामने कहा, अर्जुन, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे करण और मीरा को उनकी करतूतों का मजा चखाना है। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, निधि। दोनों ने एक दूसरे के होठों को कसकर चूम लिया। अर्जुन की उंगलियां निधि के बालों में फंस गईं। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं। अगली सुबह निधि और अर्जुन ने योजना बनाई। अर्जुन ने करण को कॉल किया, करण साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी है। जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कृपया मुझे मिलने का एक मौका दें। करण ने गुस्से में कहा, तो अब इस शहर में नजर आया तो तेरा हश्र बुरा होगा। आपकी मर्जी, लेकिन क्या आपको पता है कि मीरा आपके पैसों का गबन कर रही है? उसके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं। करण चौंक गया। क्या? मैं आपके पुराने घर में हूँ। सबूत के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ। करण और मीरा दोनों पुराने घर में पहुँचे। अर्जुन और निधि पहले से वहाँ छिपे हुए थे। करण ने अर्जुन को देखा और गुस्से से कहा, तूने मेरे और मेरी बीवी के बीच फूट डाली। अर्जुन हंसते हुए बोला, नहीं करण, तेरे और तेरी रखेल के बीच की फूट मैं डालने आया हूँ। निधि बाहर आई। करण, मैं जान चुकी हूँ कि तुम और मीरा पिछले 3 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। करण और मीरा चौंक गए। मीरा ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। करण ने मीरा को झटक दिया, तूने मेरे साथ भी धोखा किया, मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। अर्जुन ने सारे सबूत करण के सामने रख दिए। मीरा के नाम से ट्रांसफर हुए पैसों के कागजात। करण ने गुस्से में मीरा को धक्का दिया, तू मेरे घर से निकल जा। करण ने अर्जुन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन ने निधि का हाथ थाम लिया। अब मैं और निधि साथ रहेंगे। और हाँ करण, ये वो प्यार है जो तेरी कमी ने पैदा किया। करण ने सिर झुका लिया। अर्जुन और निधि ने घर छोड़ दिया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल अंदर के किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। मासूम समझता था, धन्यवाद। लेकिन जब मैंने उसे एक रात 12 बजे उसके रूम में जो करते देखा, उसके बाद मेरा उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। क्योंकि वो अपनी उंगली से, मेरा नाम प्रेम है, मेरी उम्र 24 साल है और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम अर्पिता है। अर्पिता बेहद सुंदर है और बिल्कुल जानवी कपूर जैसी दिखती है। वो सिर्फ 21 साल की है। ये कहानी उस पल की है जब मुझे पता चला कि मेरी वो मासूम बहन अब बड़ी हो गई है। ये बात है 1 साल पहले की, जब मैंने उसके फ़ोन में कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिस बहन को मैं हमेशा मासूम समझता था, उसके बारे में वो सच जानकर मुझे यकीन नहीं हुआ। ये कहानी उसी पल से शुरू होती है जब मैंने अपनी बहन के बारे में वो राज जाना जिसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। गर्मी की रात थी। हवा जैसे थम सी गई थी और मेरे कमरे में पड़े बिस्तर पर सोने में भी मुश्किल हो रही थी। प्यास के मारे मेरी नींद खुल गई और जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाने की कोशिश की, पता चला कि वो खाली थी। वक्त देखा तो रात के ठीक 1 बज रहे थे। नींद की खुमारी में मैं रसोई की ओर बढ़ा, जहां पानी की ठंडी बोतलें रखी होती थीं। तरफ जाते हुए मैंने देखा कि मेरी बहन अर्पिता के कमरे की लाइट जल रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अर्पिता हमेशा सोते वक्त लाइट बंद करके सोती थी। हमारे घर में ये नियम था कि सभी को सोते समय लाइट बंद रखनी चाहिए और अर्पिता इस नियम का सबसे ज्यादा पालन करती थी। मैंने सोचा कि शायद वो लाइट बंद करना भूल गई होगी। अपनी बोतल में पानी भरते हुए
मैंने मन ही मन सोचा कि उसकी लाइट बंद करके उसे आराम से सुला दूं। जैसे ही मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा, एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। क्या अर्पिता जाग रही होगी, या फिर वो सिर्फ नींद में लाइट छोड़कर सो गई होगी? दरवाज़ा खुलते ही जो मैंने देखा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अर्पिता अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी और वो अपने फ़ोन की स्क्रीन में कुछ देखने में पूरी तरह मग्न थी। रात के इस समय, जब हर कोई गहरी नींद में था, अर्पिता का यूं जागना और फ़ोन पर इस तरह से कुछ देखना बेहद अजीब लगा। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने फटाफट फ़ोन को छुपा लिया और उसकी आंखों में डर की एक झलक साफ दिखी। उसकी ये हरकत इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहूँ। अर्पिता, जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, उसके चेहरे पर इस वक्त चिंता और घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, अर्पिता, सब ठीक है? इतनी रात गए जाग रही हो? अर्पिता ने एक झटके में जवाब दिया, हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी आवाज में जो कंपकंपी थी, उसने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या? ये जानने की ललक अब मेरे दिल में गहराती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई मामूली बात हो, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां कुछ और ही कह रही थीं। इस रात की शुरुआत ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अर्पिता के इस रहस्यमयी व्यवहार का राज क्या था? क्या वो किसी परेशानी में थी, या फिर वो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे वो मुझसे या परिवार से छुपाना चाहती थी? उस रात के बाद से अर्पिता का वो विचित्र व्यवहार मेरे मन से हट ही नहीं रहा था। हर बार जब मैं उसे देखता, उसकी वो घबराई हुई नज़रें मुझे याद आ जातीं। मेरे मन में एक सवाल उभर रहा था कि आखिर वो रात के अंधेरे में ऐसा क्या कर रही थी जो उसे मुझसे छुपाना पड़ा। कुछ दिनों बाद, जब एक मौका मिला और अर्पिता अपने कमरे में नहीं थी, मैंने उसका फ़ोन उठाया। मेरा इरादा सिर्फ ये जानने का था कि आखिर वो किस चीज़ से परेशान है। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं? कहीं कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा? मेरा दिल इस बात को जानने के लिए बेचैन था। फ़ोन का लॉक कोड मुझे पहले से ही पता था, इसलिए उसे खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने उसकी फ़ोन की गैलरी, मैसेज और ऐप्स देखे, तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। सब कुछ सामान्य था। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसकी उस रात की हरकत को समझा सके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसकी इंटरनेट हिस्ट्री में कुछ हो। जब मैंने उसके क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक की, तो जो कुछ मैंने देखा, उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरी 17 साल की प्यारी बहन, जो हमेशा मासूम और शांत दिखती थी, उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री ने कुछ और ही कहानी बताई। वो चीज़ें जो उसने सर्च की थीं और जो वीडियो उसने देखी थीं, वो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थीं। मैंने सोचा कि कहीं मैंने कुछ गलत देख तो नहीं लिया, लेकिन बार बार देखने पर भी वही परिणाम मिला। उसने कुछ ऐसे विषयों को सर्च किया था जिन्हें जानने की उसकी उम्र नहीं थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या मेरी बहन किसी गलत संगत में पड़ गई है? या फिर उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? उसके ये ऑनलाइन गतिविधियां उसके मन में कौन से सवाल उठा रही हैं? उसकी ये हिस्ट्री देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बारे में क्या सोचूं और क्या करूं। मैंने फ़ोन को वापस उसकी जगह रख दिया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा। ये सवाल कि आखिर मेरी बहन ने क्यों और कैसे ये सब सर्च किया, मेरे दिमाग में घूमता रहा। अब ये रहस्य और गहराता जा रहा था। जब मैंने अर्पिता की ब्राउज़र हिस्ट्री देखी थी, तब से ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी मासूम बहन को ऐसी चीज़ों में क्यों और कैसे रुचि हुई? ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे पता था कि इस रहस्य का कोई गहरा कारण है, जिसे समझना ज़रूरी है। मैंने अर्पिता के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी बातों में एक बदलाव देखा। वो अक्सर अपनी एक खास सहेली के बारे में बात करती थी, जिसे मैं पहले कभी नहीं जानती थी। उसका नाम सुनकर ही मेरे दिल में एक अजीब सी आशंका होने लगी। मैंने सोचा कि हो न हो, अर्पिता की इस नई आदत के पीछे उसी का हाथ है। एक दिन मैंने अर्पिता से उसकी उस सहेली के बारे में सीधे बात करने का फैसला किया। मैंने उससे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा,
तुम्हारी वो नई सहेली कौन है? तुम्हारे साथ हमेशा उसका जिक्र सुनती हूँ। अर्पिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया। वो मेरी क्लास में नई आई है। काफ़ी मस्तीखोर है और बहुत बातें करती है। मुझे उसकी बातों से ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन मेरी छठी इंद्री ने कहा कि ये वही लड़की है जिसने अर्पिता को गलत रास्ते पर धकेला है। कुछ दिनों बाद मैंने अर्पिता के फ़ोन की हिस्ट्री को फिर से खंगालने की सोची, इस बार और गहराई से। मैंने कुछ और भी चौंकाने वाले सबूत पाए। अर्पिता की सहेली ने उसे कुछ ऐसे वीडियो दिखाए थे जो उसकी उम्र और समझ से परे थे। ये वो वीडियो थे जो किसी भी नासमझ किशोरी के लिए सही नहीं थे। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि वो सहेली अर्पिता को सिर्फ वीडियो दिखाने तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। वो लड़कों को फंसाने और उनके साथ गलत काम करने में भी माहिर थी। उसने अर्पिता को ऐसे कई किस्से बताए थे जो अर्पिता के मासूम दिमाग को विचलित कर रहे थे। ये सब जानकर मेरा दिल टूट गया। मेरी मासूम बहन, जिसे मैं हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी, इस तरह की गंदी आदतों में फंस चुकी थी। और इसका कारण थी वो सहेली जो उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी। अब मुझे अर्पिता को इस दलदल से बाहर निकालना था। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मुझे उस सहेली से अर्पिता की दूरी बनानी होगी, और उसके बाद मुझे अपनी बहन को प्यार और समझदारी से समझाना होगा कि वो किस राह पर चल पड़ी है और उसे किस तरह से वापस सही रास्ते पर लौटना है। इस तरह मैंने अपनी बहन को उस गलत संगत से बचाया और उसे जीवन के सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मेरा प्यार और समझ ही उसकी ढाल बने। अंत में अर्पिता ने उस सहेली से दूरी बना ली और अपनी गलतियों से सीखा। ये अनुभव हमारे रिश्ते को और मजबूत बना गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत संगत कितनी जल्दी और आसानी से हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन अगर परिवार का सहारा और समझदारी हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं एक होती। दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गणेश, मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। यह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आई और, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। ये तब की बात है जब मैं 11 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वो बहुत गोरी लग रही थी। वो हर वक्त छोटे कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी बचपन से ही बहुत फ्री रहते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह हो गई। भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गणेश, मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो।
उसने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ क्षण बाद वह बाहर आई और मुझसे बोली, गणेश, तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी, मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं न कहीं ऐसा होने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर वह बातें करती, हंसती खेलती, खाना बनाती। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, गणेश, तुम भी मेरे साथ सो जाओ। मैं आज बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज में कुछ खास था और उस पल कई सवाल खड़े हो गए। वो बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। उसने नहीं कहा। मैंने फिर पूछा। मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो, दर्द हो रहा है तो दबा दूं। उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुका और अब उसकी वह चीज दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वो बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उसका आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। गणेश, अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ। तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे? वो मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगाओ। तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त हैं ना। तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहां का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थीं। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझसे कहा, शांत रहो गणेश, शोर मत करो, सुबह के 3 बजे है। और फिर वो सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उसकी आवाज़ सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताज़ा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और वो मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थीं और सोचा कि क्यों न दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा,
भाभी खाना हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया, मैंने भी उसे कसकर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? उसने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी, रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन कुत्ता और कुतिया जो करते थे वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी, ये क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? उसने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। यह एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी, क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वो तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। उसने भी मुझसे कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन दिखाऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी, मेरी संवेदनशील जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वो बोली, ठीक है, दिखाओ। मैंने तुरंत चेन नीचे कर दी और अपने साथी को दिखाया। वो बोली, कहाँ दर्द होता है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन होती है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वो तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, गणेश, क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? भाभी यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी को उल्टी हुई और भाभी यह देखकर शर्मा गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जब नौकर मालिश कर रहा था तो वो मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, तुम रुक क्यों गए? काम जारी रखें। वो अपने हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया, ये गलत नहीं है, आप अच्छी मालिश कर रहे हैं। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उत्साह के साथ मालिश जारी रखी। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। फिर वह बोला, मालकिन, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने भी उससे कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? नमस्कार दोस्तों, आज के स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी गहरी भूरी आंखें, मेरी कोमल त्वचा पर गुलाबी होंठ और लंबे काले बाल एक विशेष आकर्षण है जो सीधे मेरी पीठ तक जाते हैं। मेरी ऊंचाई 5.7 फुट है और मेरे शरीर की प्राकृतिक सुंदरता साफ नजर आती है। मेरे शरीर के हर उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या जवान उसमें खो जाना चाहता है। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरे पति राहुल एक सफल बिजनेसमैन है। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वे जो चाहे खरीद लेते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या महिला। राहुल हमेशा बाहर रहते हैं और घर पर ज्यादा समय नहीं बिताते, इसलिए मैं भी अपने जीवन में स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जीती हूँ।
हमारे घर में एक नौकर था, लेकिन किसी कारणवश उसे अचानक गांव जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा रोहित उनकी जगह काम करने आएगा। कुछ दिन बाद उनका बेटा हमारे पास आया और घर का सारा काम करने लगा। रोहित एक युवा, आकर्षक और संपन्न लड़का था। वह साफ सफाई, बर्तन धोना और अन्य सभी कार्यों को व्यवस्थित करता था। हमारे घर में आज़ादी थी, कोई रोक-टोक नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। एक दिन वह रसोई में सब्जी बना रहा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम सब्जी कितनी अच्छी बनाते हो। दरअसल जब तुम किचन में होते हो तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। रोहित मुस्कुराया और बोला, मालकिन, मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी बहुत देर रात खत्म हुई और मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए मैं सुबह देर तक सोती रही। करीब 11 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने कुछ देर और बिस्तर पर आराम किया और फिर उठकर बैठ गई। मैंने रोहित को आवाज़ दी और चाय लाने को कहा। थोड़ी देर बाद रोहित चाय लेकर आया और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। शायद मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने जवाब दिया, नहीं मालकिन, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बुलाया और उसे मेरा कमरा साफ करने के लिए कहा। वह तुरंत वापस आया और सफाई के सामान से मेरे कमरे की सफाई करने लगा। मैं बस बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब रोहित मेरे कमरे में काम कर रहा था तो मैं उस पर ध्यान दे रही थी। वह मेरे चेहरे को देख रहा था और मैं उसके सामान को देख रही थी। मैं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यह दूसरा क्या काम करते हो? तो उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, सिर्फ पढ़ाते हो या कुछ और भी करते हो? उसने कहा, मैं शाम को अखाड़े में जाता हूँ। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अखाड़े में जाते होंगे। बाद में जब हम बातें कर रहे थे, मैंने उससे कहा, मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और तेल लेकर आया। मैंने उसे तेल से मालिश करने से मना कर दिया। अब रोहित धीरे से मेरे पैरों की मालिश करने लगा और मैं सोच रही थी कि यह मेरे पैरों के ऊपरी हिस्से पर अधिक ध्यान देता है। उनका मन मेरी टांगों की ओर घूम रहा था। मैंने उसे और जोर से मालिश करने को कहा। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, आपके पैरों को आराम की जरूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धीरे धीरे मालिश करना पसंद नहीं है, तुम थोड़ा जोर से करो। वो थोड़ा जोर से मालिश करने लगा। उस वक्त मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो मेरे घुटनों की मालिश करने लगा। मैंने कहा, आपका काम बहुत अच्छा है। वह थोड़ा खुश हुआ और मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? वह अपने हाथ से उसकी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया, ये गलत नहीं है, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो। वह थोड़ा शर्माया, लेकिन फिर मुस्कुराहट और उत्साह के साथ मालिश करने लगा। जैसे जैसे टाइम बिता, उसके हाथ थोड़े अधिक आश्वस्त हो गए। एक अद्भुत एहसास हमारे मन में आया। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराई और मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, खेलूंगी, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब उसने खेल शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। खेल कर वह थका हुआ लग रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा आराम करने की कहा। हमारे एक साथ समय बिताने के कारण मुझे अपने पति के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। हमारा रिश्ता एक विशेष स्तर पर चला गया। पहले मैंने उसे एक दोस्त के रूप में देखा, लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत संतुष्टि मिली। उसके साथ बातचीत बढ़ती गई और एक बात स्पष्ट हो गई, हमारे द्वारा की गई बातों के कारण हमारे रिश्ते में भावनाएं और गहरी हो गईं। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपकी और क्या रुचि है? उसने उत्तर दिया, मालकिन,
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैंने उस पर कुछ ध्यान देना जारी रखा। उसने कहा, मेरा सपना एक महान शिक्षक बनना और बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। मैंने देखा कि वह अपनी आकांक्षाओं को कितना महत्व देता था। मैंने उसे और प्रोत्साहित किया, लेकिन उस सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमने एक अनूठी बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके सपने और उनके काम करने का तरीका कितना महत्वपूर्ण था। उस पल से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था। उसकी चाहत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी। इस तरह हमारा जीवन साथ साथ चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे चिंता थी कि यह एक भ्रम हो सकता है। मैंने अपने मन की गहराइयों से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे पति के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? वह रुका और बोला, क्या तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो? मैंने उससे कहा, उसे केवल काम से मतलब है। रोहित ने कहा, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाहती हो? मैं असमंजस में थी। जब मैं रोहित के साथ थी तो खुश थी, लेकिन मुझे अपने पति की याद आती थी। कभी कभी मुझे उसके लिए प्यार महसूस होता था, लेकिन अगले ही पल मेरे विचार गहरे हो गए। फिर एक दिन रोहित ने मुझे अपने मन की बात बताई। उसने नरम रुख अपनाया और मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मैंने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ तय करना ही होगा। रोहित के प्यार को एक मौका देना होगा, और ये सब मुझे रोहित के सामने बताना होगा। रोहित, मैं तुम्हारे साथ एक अनोखी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वह खुश हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यह एक असामान्य प्यार था, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ। उस दिन हमने एक साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। रोहित के साथ रहते हुए मुझे नई प्रेम कहानी का एहसास हुआ। प्यार कभी विफल नहीं होता, और उसके साथ रहने का मतलब जीवन के हर पल का आनंद लेना है। इस तरह हमारा रिश्ता एक नई विशिष्टता से भर गया। दोस्तों, इस तरह की और अधिक रोमांचक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।